फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 29। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, और उसी का एक्सटेंशन है। हमने देखा था कि 3 फेज़ हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, करेक्ट। मॉडरेट फेज, फर्स्ट वन, सेकंड वन इज योर एक्सट्रीमिस्ट फेज, एंड थर्ड वन इज योर गांधीयन फेज। गांधी जी तो जैसे सीन पे आते हैं उसके बाद 1947 तक गांधी जी का योगदान है, समझे। तो इसमें हम लोग मॉडरेट फेज देखने जा रहे हैं। सिलेबस देख ही सकते हो, आगे देखो। यस, वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस क्लास कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मॉडरेट फेज का जो तरीका था, देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, ट्रिपल पी, डोमिनियन स्टेटस, एलाइड क्लास। आगे देखो, तो बच्चे लोग ये देखो, ये भी पढ़ चुके हो ना कि कलकत्ता में जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे एग्जांपल देखो, मद्रास से देखो एक से एक लीडर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, राघवाचार्य। कलकत्ता में देखो, कलकत्ता में WC बनर्जी, RC दत्त, वही जो सिविल गवर्नमेंट बने थे, सुरेंद्रनाथ SN बनर्जी, आनंद मोहन बोस, बड़े बड़े नाम हैं कलकत्ता के, समझ रहे हो ना। दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, KT तलंग, MG रनाडे, बड़े बड़े नाम हैं कि नहीं है स्टूडेंट। सब अलग अलग पार्ट में हैं, बड़े बड़े नेशनलिस्ट लीडर सब हैं ये लोग। आगे देखो, हाँ, ये जितना भी मैंने नाम लिया सब मॉडरेट्स लोग सब हैं। सब क्या है? मॉडरेट्स है। देखो, हिंदी में एक शब्द होता है गरम दल और नरम दल, तो ये सभी क्या है? नरम दल है। इसको काउंटर करने के लिए अब गरम दल भी आएंगे। ये सब मॉडरेट्स लोग हैं। अब मॉडरेट्स लोग का देखो तरीका क्या है, देखो समझो यहाँ पे कि मॉडरेट्स लोग क्या सोचता था ब्रिटिश के बारे में। एक्चुअली ब्रिटिश के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचता था मॉडरेट्स लोग। मैं थोड़ा सा तुम लोग को बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे सुनो, लेमन टर्म्स में सुनो। इन लोग का जो मॉडरेट्स लोग के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो खुद ब्रिटिश थे। ये ब्रिटिश का कल्चर से ज़्यादा प्रभावित थे, ब्रिटिश का वे ऑफ एजुकेशन से ज़्यादा प्रभावित थे ये लोग सब। जितने भी नाम लिए हम, WC बनर्जी हो गए, दादा भाई नारोजी हो गए, जितने भी नाम लिए, KT तलंग हो गए, जितने भी नाम जो है, MG रनाडे हो गए, ये साउथ इंडिया से अय्यर जी हो गए, जो भी है, सब ब्रिटिश से काफ़ी प्रभावित थे। इन लोगों को लगता था कि ब्रिटिश को सही तरीके से हम लोग बता नहीं पा रहे हैं हमारा प्रॉब्लम। यदि हम ब्रिटिश को सही तरीके से अपना प्रॉब्लम रखेंगे तो ब्रिटिश ज़रूर मानेगा, ज़रूर रिफॉर्म्स लाएगा, ये सोच है। और ये कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, ये लोग डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि यदि ब्रिटिश को अभी हटा दिया जाए तो इंडिया और क्योस में चला जाएगा, यहाँ और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए ब्रिटिश का रहना जरूरी है भारत में। ठीक है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी लोग हैं, उस समय की स्थिति से सोच रहे थे। क्योंकि सेम चीज़ बाद में गलत भी तो हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और सबका योगदान है, मॉडरेट्स का अपने आप में योगदान है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका भी योगदान है, रेवोल्यूशनरी एलिमेंट उनका भी योगदान है, समय के साथ योगदान सबका है। हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान ने हमें आज़ादी दिलाया है, सबका। ये शुरुआत के लीडर्स लोग हैं, समझे। यहाँ पे देखो, आप समझो, तो शुरुआत के जो नेशनलिस्ट रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स रहे हैं, उनका जो विजन था, उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए। अब देखो, स्वराज का मतलब ही क्या है कि ऊपर ब्रिटिश रहे मगर नीचे खुद इंडियंस रूल करे, टॉप पे ब्रिटिश बैठे मगर नीचे जो प्रोविंशियल लेवल सब है उसमें इंडियंस खुद रहे, ये सोच था। हाँ, ये स्टंज बिलीवर थे लिबरलिज्म का, वही लिबर्टी सबका, कि खुद इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, और मॉडरेट पॉलिटिक्स पे बिलीव करते थे, यानी कि एक्सट्रीमिटी नहीं होना चाहिए, ट्रिपल P होना चाहिए। हाँ, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट होना चाहिए। अब प्रोटेस्ट भी कैसा प्रोटेस्ट हो? तोड़फाड़ वाला प्रोटेस्ट नहीं, शांति वाला प्रोटेस्ट, संविधान के दायरे वाला प्रोटेस्ट। देखो यहाँ पे समझो, ये फॉरवर्ड लुकिंग पीपल थे। और हाँ, मैं इन लोगों में गलत बिलीव था, मतलब सोचो, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था कि ब्रिटिश बहुत ज़रूरी है, ब्रिटिश ही हमारा जितना भी सुपरस्टिशियस बिलीव है, चाहे सती के फॉर्म में हो, चाहे जितने भी अनटचेबिलिटी का फॉर्म में, क्योंकि इंडिया तो और भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है ना। इंडिया में केवल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम आज़ाद नहीं हैं, अरे सोसाइटी का ही अपना ही प्रॉब्लम, सोशल इविल्स है। तो ये लोग मानते थे कि ब्रिटिश ऐसा चीज़ है, ब्रिटिश ऐसा व्यक्ति लोग है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाएगा, हाँ, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनाएगा, भारत को अच्छी तरीके से चलाएगा, और प्लस जितने भी सोशल इविल्स है उसको यदि कोई ख़त्म करेगा तो ब्रिटिश ही ख़त्म करेगा, ये इन लोग का मानना। बात समझ में आ रहा है ना। दूसरा देखो, इंग्लैंड को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते थे, हाँ, इंग्लिश लोग को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे मॉडरेट्स लोग सब, और ब्रिटिश रूल को एक ब्लेसिंग मान रहे थे ये लोग। और ये लोग का जो थॉट प्रोसेस था वो ज़्यादातर तुम्हारा वेस्टर्न लिबरल थॉट से ही मैच करता था, समझ गए ना। तो काफ़ी प्रभावित थे ये यूरोपियन लिटरेचर से, हिस्ट्री से, वहाँ का पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए इंग्लिश लोग को पॉलिटिकल गुरु मानते थे। हाँ,
क्या था कि इन लोगों का मानना था कि यदि ब्रिटिश रूल खत्म हो जाए भारत में तो इंडिया एनार्की की तरफ चला जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर कियोस हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ब्रिटिश का यहाँ रहना जरूरी है, और यदि ब्रिटिश यहाँ पर रहेगा तो इंडिया को ही फायदा होगा, इंडियंस को ही फायदा होगा। और देखो ऐसा नहीं कि ये आदमी समझदार है, देखो क्यों, अभी टाइम नहीं आ चुका है, डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते हैं ब्रिटिश रूल को, ठीक है। दैट टाइम वॉज नॉट री फॉर अ डायरेक्ट चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल। अभी वो समय नहीं है कि ब्रिटिश रूल को डायरेक्ट चुनौती दे, ठीक है। हाँ, हमें क्या चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स चाहिए ब्रिटिश के द्वारा, और ब्रिटिश यदि नहीं कर पाया क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, यदि ठीक से उसको कम्युनिकेट किया जाए। देखो बिलीव डैट ब्रिटिश वांटेड, ब्रिटिश चाहता है कि इंडियन साथ जस्टिस हो, मगर वो रियल सिचुएशन से अवेयर नहीं है। यदि इसको ठीक तरीके से डिमांड्स दिया जाए तो पक्का हमारे डिमांड्स को कंसीडर करेगा, पक्का हमारे डिमांड्स को मानेगा, समझे। एंड लोग कहते थे कि यस ब्रिटिश रूल ही है जो इंडिया को डेवलप बना सकता है, ब्रिटिश रूल ही है जो इंडिया को डेमोक्रेटिक बना सकता है, ब्रिटिश रूल ही है जो इंडिया को लिबरल कंट्री बना सकता है। इसलिए ब्रिटिश का रहना भारत में बहुत ज़रूरी है। ये मॉडरेट्स का अप्रोच है, बात समझ में आया, कितना डिफरेंट अप्रोच। जो एनिमी जिसको बोल रहे हो, मॉडरेट्स किस तरह उसको देख रहे हैं। आगे देखो, तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बन गया, और जितने भी शुरुआत के जो लीडर्स हैं सब मॉडरेट्स लोग सब हैं। इसका तरीका बहुत ही सभ्य है। हाँ, वो संविधान के दायरे पर आकर बात करना चाहते हैं, ब्रिटिश से दुश्मनी नहीं करना चाहते, ब्रिटिश को लिख के दे रहे हैं, पिटीशन दे रहे हैं, अर्जी दे रहे हैं, अपना राइटिंग दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे ब्रिटिश का नुकसान नहीं हो रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में तो बन गया क्योंकि थैंक्स टू ए होम लाइटिंग कंडक्टर के रूप में काम कर दिए वो, बस संख्या आस्ते आस्ते जुड़ता है, आस्ते आस्ते बढ़ता है ब्रिटिश का भी। एक थोड़ा संख्या बढ़ा, फिर संदेह हुआ, फिर संदेह हुआ, और ब्रिटिश को भी लगने लगा कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया। हमें क्या पता कि इतना ज़्यादा ये इशू उठाना शुरू कर देगा। ब्रिटिश को लगा कि ये सोशल इशू उठाएगा केवल, वो पॉलिटिकल इशू भी उठाना शुरू कर दिया। बाद में देखो वो क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया ब्रिटिश पॉलिसी को। ये नहीं लगा, जब ऐसा हुआ तो उसके बाद जो उस समय के जो वॉइस रॉय रहे होंगे उसने क्रिटिसाइज भी किया है। देखो यहाँ पे समझो, तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने हाँ वॉज हॉस्टाइल टू द कांग्रेस, शुरू से ही हॉस्टाइल रहा है, शुरू से कुछ ना कुछ संदेह रहा है। किसको? ब्रिटिश को। किसको लेके? इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर। देखो थोड़ा सस्पिशियस था, हाँ कि हाँ भले ही मॉडरेट्स लॉयल्टी दिखा रहा हो ब्रिटिश को लेके। हाँ अभी तो देखे ना हम लोग कितना लॉयल थे ये लोग ब्रिटिश एजुकेशन को लेके, ब्रिटिश लोग को लेके बहुत लॉयल थे कि नहीं थे, मगर फिर भी संदेह था। देखो संदेह और बढ़ा जब कांग्रेस को कहा गया कि भाई तुम्हारा एरिया लिमिटेड है, तुम सोशल इशू तक ही रखो अपने आप को। मैं इसने सोशल इशू नहीं रखा, इसने पॉलिटिकल इशू भी उठाना शुरू कर दिया, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया कॉलोनियल रूल का, समझे। तो ऐसा नहीं बाबू, ये लोग ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश को पॉलिटिकल गुरु मानना है तो ब्रिटिश का हर चीज़ ही इसको सही लगे। इंडिया में यदि जो जो चीज़ गलत हो रहा था उसका इशू भी उठा रहा था, समझो। वो देखो उसके बाद देखो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट में ओपन कंडेमनेशन शुरू कर दिया, यानी कि ओपन क्रिटिसाइज कर रहा है। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस को? ये सेडिशियस ब्राह्मण्स, यानी कि सभी जो लोग आए सब देशद्रोही लोग सब हैं। क्योंकि जानते हो शुरुआत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग आए सब एलाइड क्लास के लोग सब थे, पढ़े लिखे लोग सब थे। तो ये सेडिशियस ब्राह्मण्स डिसलॉयल बाबू है, जिस बाबू को हम इतना सहयोग किए, अब ये बाबू लॉयल नहीं रहा, डिसलॉयल हो गया। डफरिन ने कहा कि ये फैक्ट्री ऑफ सेडिशन है। डफरिन वही 1895 में जो गवर्नर जनरल थे, तो ये फैक्ट्री है जहाँ पे सब लोग राष्ट्रद्रोह वाला काम कर रहा है। इनफैक्ट ये डफरिन ही था जिसने, जब मद्रास सेशन हुआ, पहले सेशन कौन सा हुआ था? बम्बई हुआ, फिर कलकत्ता हुआ। 1887 में जब मद्रास हुआ था तो मद्रास में बोल दिया था कि ये मिर्गी लगा हुआ एसोसिएशन है और इसका सर डिमाइज करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसको ख़त्म करना हमारा कर्तव्य बनता है। वो डफरिन ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस चुप नहीं रहने वाला है, भले वो मॉडरेट्स उठाएगा मुद्दा उठाएगा स्टूडेंट, बात समझो। उसका देखो ब्रिटिश क्या लगा कि ये भाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला जाए यहाँ पे भी, वो तो भाई फूट डालो राज करो, ये वाला तो रहेगा ही ब्रिटिश का। तो यहाँ पे देखो हमारे जो इंडियंस लोग हैं, वही जो फ्रीडम जितने नेशनलिस्ट लोग हैं, रिलीजन और पॉलिसी को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कुछ पॉलिसी ऐसा लाया कि किसी को फायदा हो रहा है, किसी नेशनलिस्ट को, किसी को फायदा नहीं हो रहा, तो टूट गया दोनों। और रिलीजन का भी एंगल खेला है। हम जानते हैं सर सैयद अहमद खान, जानते हो ना,
जो मुस्लिम जो थे रिफॉर्मर थे उनको अलग से लॉलीपॉप दिया जा रहा था ताकि तुम दूर रहो हिंदू से, कांग्रेस से दूर रहो। और यहाँ पे उतना ही नहीं, और भी इंडियंस लोग को भी पकड़ पकड़ के ऐसा फ्रंट बना रहा था ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध करे। वो हमेशा भले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने दिया ब्रिटिश ने, मैं उसको काउंटर करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। देखो समझ में आ जाएगा तुमको। देखो कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला है। जैसे अब पहले रिलीजन और पॉलिसी दोनों पे खेला, पहले रिलीजन पे देखते हैं। जो रिएक्शनरी एलिमेंट्स है, एग्जाम्पल देखो सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह, दोनों को इनकरेज किया कि बाबू तुम बनाओ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन बनाओ। बना दिया है लोग मिलके। हाँ, इसमें मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। सर सैयद अहमद खान है ना जी, जो बहुत बड़े नाम है मुस्लिम रिफॉर्मर, और हमारे एक इंडियंस भी है राजा शिव प्रसाद सिंह। बताओ दोनों और भी बहुत सारे लोग मिलके यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन बना दिया। अब ये कांग्रेस का विरोध कर रहा था। दूसरा देखो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, देख रहे हो ना, ये क्या बनाया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। देखे थे ना हम लोग, शिमला डिप्यूटेशन हुआ था पिछले क्लास में, शिमला डिप्यूटेशन हुआ था ना। उससे पहले तुम्हारे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना। पता ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बात हो, ये यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक, दोनों को बनाया गया था कांग्रेस से लड़ने के लिए, एंटी कांग्रेस फ्रंट है। तो ये देख रहे हो ना बच्चे लोग, रिलीजन के नाम पे हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या, मुस्लिम का हक के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने शिमला डिप्यूटेशन में क्या बोला था कि हमको सीट चाहिए, जितना पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा हमको सीट चाहिए। याद करो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरल का बात था ना, कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से मुस्लिम कैंडिडेट उठेंगे। तो सबका रिजल्ट है वो। हाँ, पॉलिसी देखो, ये तो हो गया रिलीजन के नाम पे दो एसोसिएशन बना दिया हम, और दोनों विरोध करें किसको? कांग्रेस को। अब पॉलिसी देखो, पॉलिसी भी क्या, कैरेट और स्टिक पॉलिसी। एक को देगा गाजर दिया जाएगा खाने के लिए, एक को स्टिक से मारा जाएगा, इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये भी तुम्हारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक पॉलिसी है। कैसे क्या होगा? थोड़ा सा मूली दिया जाएगा मॉडरेट्स को, यानी कि लॉलीपॉप दिया जाएगा मॉडरेट्स को, कुछ रिफॉर्म्स कर दिया जाएगा मॉडरेट्स को कुछ। अच्छा, यही तो हम करना चाह रहे थे। आज जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होंगे, तिलक टाइप के, लाला लाजपत राय टाइप के, उसको मारा जाएगा। फिर देख रहे हो ना, तोड़ रहा है वो घर को ही। तो कैरेट देखो, वही गाजर खिलाया उसको मॉडरेट्स को, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर रहा है। एक्सट्रीमिस्ट तो ऐसा है नहीं, एक्सट्रीमिस्ट को चाहिए तुरंत आज़ादी, तो उसको लाठी दे रहा है। और ये चीज़ तो हम जानते हैं, सूरत स्प्लिट से देखना शुरू हो गया था। 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, देखोगे वही पढ़ोगे आने वाले समय में। तो उसके बाद फिर तुम्हारा जानते हो स्वदेशी मूवमेंट 1906 में, और उसके बाद सूरत स्प्लिट एग्जाम्पल है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का, कि जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों अलग हो गए। आया समझ में आ रहा है ना? तो ब्रिटिश बाबू किसी का भी नहीं होता, ब्रिटिश किसी का है ही नहीं। ब्रिटिश जहाँ देखेगा स्ट्रेंथ हो रहा है, जहाँ चैलेंज होगा वहाँ पे काउंटर करने के लिए कुछ न कुछ बना देगा। देखो यहाँ, मगर मॉडरेट्स में भी कमी तो था, बहुत ज़्यादा ही कमी था। ठीक है, कमी बताता हूँ मैं पहले क्या सोचता था। मॉडरेट्स जो लोग थे, के टी तलंग हो गए, एम.जी. रनाडे हो गए, W.C. बनर्जी हो गए, जो पढ़े लिखे लोग थे वेस्टर्न एजुकेशन में, जो शुरुआत के जो लीडर्स थे हमारे मॉडरेट्स लीडर, ये मासेस के बारे में क्या सोचते थे, कॉमन पीपल के बारे में क्या सोचते थे। इनका मानना ये, देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या था कि ये जो भी मूवमेंट चला रहे थे मॉडरेट्स लोग, ये लिमिटेड था। मिडिल क्लास से जो पढ़ा लिखा आदमी वही चीज़ को लेके चल रहा था। और पॉलिटिकल कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था लोगों का, कि बहुत सारे लोग आए जुड़े, ऐसा नहीं हो रहा था। तो क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मॉडरेट्स को कभी बिलीव ही नहीं हुआ मासेस में। तो पता था कि मासेस भी जुड़ेगा तो काम नहीं होने वाला है। कारण क्या है? देखो, क्योंकि अधिकतर मासेस हमारा इग्नोरेंट है, पढ़ा लिखा नहीं, अनएजुकेटेड है, उसको क्या बुझने आएगा, नंबर वन, एज पर द मॉडरेट्स। इसलिए ज़्यादातर वो मासेस पे काम नहीं किए। दूसरा क्या है कि कंजर्वेटिव थॉट है। देखो इंडियन सोसाइटी में जान रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम दोनों का ही अपना अपना प्रॉब्लम, कंजर्वेटिव थॉट्स, सोशल इविल्स थॉट्स। और इंडियन सोसाइटी तो पहले से ही बिखरा हुआ है। ये लोग कहाँ से आएगा कॉज के, नेशनल कॉज के लिए? सबसे पहले इन लोगों को जोड़ा जाए। हाँ, पहले इन लोगों को समझे ना, एक नेशन बनाया जाए, यानी कि सब लोग को जोड़ेंगे तब इन लोगों को पॉलिटिकल स्फीयर में लाया जा सकता है। ऐसे लाना मुश्किल है अभी, क्योंकि इग्नोरेंट है, अपना ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ऑर्थोडॉक्सी थॉट है। ठीक है, समझ गए ना? सब डिविजन्स इतना ज़्यादा है, तो पहले तो यूनाइट करना पड़ेगा इन लोग को, पहले एक करना पड़ेगा, तब पॉलिटिकल स्टेज पे ला सकते हैं। अभी लाना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, एज पर द मॉडरेट्स। ठीक है, मगर बाद में जो लीडर्स लोग आए हैं, एक्सट्रीमिस्ट, बोलते थे कि नहीं, गलत सोच है आपका, गलत सोच है, नहीं लाइएगा तो नहीं होगा, आज़ादी नहीं होगा देश। चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो, भाई डिविजन्स हो या ना, उसे कोई मतलब नहीं, लाना पड़ेगा आपको। इसलिए बाद के जो लेटर नेशनलिस्ट है, उसी को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं हम लोग, वो डिफर करते हैं मॉडरेट्स से कि नो, आपका तरीका अलग है, आपका तरीका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आया समझ में ना? देखो यहाँ पे समझो, 3 तरीका मॉडरेट्स का अप्रोच देखो, क्योंकि ये पूरा मॉडल आप मॉडरेट्स के बारे में ही जानने वाले हो। तो ये लोग क्या है, ये लोग चाहते थे कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भारत में जगे।
नेशनल कॉन्सिस्टेंस जगह कि यस नेशन एक है, सबके सभी को काम करना चाहिए देश के लिए। कैसे हो सकता है? बाय एजुकेटिंग एंड यूनाइटिंग पीपल ऑन कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन, जो भी कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा जिसमें सभी लोग को जोड़ना, लोगों को अवेयर करवा के एजुकेट करके, यानी कि तरीका बहुत सुंदर था, एजुकेशन के थ्रू मैसेज पहुँचाना और सब लोग को जोड़ना। हाँ, बस सब लोग का मतलब कॉमन आदमी नहीं है, क्योंकि कॉमन आदमी पे बिलीव नहीं है इनका। दूसरा देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएट करना, कन्विंस करना, वही ट्रिपल पी से देखो बच्चे लोग, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है, और पॉजिटिव कॉन्फ्रेंस और मीटिंग करके ब्रिटिश से, ठीक है, ताकि लगातार कैंपेनिंग जारी रहे। इन सेशन का मतलब क्या था? कंटिन्यूस कैंपेनिंग जारी रहे भारत के लिए, बाहर भी एसोसिएशन बना ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एसोसिएशन बाहर भी बना था ना। हाँ, जो कॉन्फ्रेंस करने वाला था वहाँ नहीं हो पाया इंग्लैंड के इलेक्शन की वजह से, बताए थे ना स्टूडेंट, 92 में होने वाला था, नहीं हो पाया। मगर हाँ, इंडिया के एफर्ट के लिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बाहर भी बना है। तो इंडिया का चीज़ बाहर भी दिखना चाहिए, कंटिन्यूस प्रयास जारी रहना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी कि जो एजिटेशन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, लॉ के लिमिट में होना चाहिए, रेजुलेशन पास होना चाहिए, रेजुलेशन पास करेंगे, ये सब संवैधानिक तरीका है ताकि ब्रिटिश से हम मांग उठा सकें। तो कह सकते हो कि अप्रोच क्या है? बहुत ही नरम वाला अप्रोच है, इसमें कोई मार धार नहीं है, खाली कलम वाला अप्रोच है, पेन वाला अप्रोच है, प्रेयर है, पिटिशन है, समझ गए ना? इससे बाद के लीडर्स लोग खुश नहीं होंगे, इनफैक्ट इससे रिवोल्यूशनरी एलिमेंट भी खुश नहीं होगा, जो कि जब जानते हो तो मैं पढ़ा चुके हैं। आगे देखो, तो डिमांड क्या है मॉडरेट्स का? इकोनॉमिक डोमेन, कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट एंड सिविल राइट्स। तो बात समझो, पहले इकोनॉमिक डोमेन समझते हैं। देखो, मैंने कहा ना कि मॉडरेट्स, भले ही मॉडरेट्स डिमांड तो करेगा। इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या डिमांड था? ये कह रहे थे कि नहीं, लैंड रेवेन्यू का रिडक्शन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रैक्शन होता है लैंड रेवेन्यू, लगान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, और एक एग्रीकल्चर बैंक हो फार्मर्स के लिए। सही बात है कि नहीं? बताओ तो, फार्मर्स के लिए बाद में कितना बना है आने वाले समय में? तो फार्मर्स के लिए एक बैंक, डेडिकेटेड बैंक बनना चाहिए ताकि वो लोन ले सके और अपना सीज वगैरह जो भी फार्मिंग कर सके, नंबर 1। दूसरा क्या है? सॉल्ट टैक्स खत्म करें, क्योंकि सॉल्ट टैक्स से कॉमन आदमी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, कॉमन आदमी भी देना पड़ रहा है, सॉल्ट पे भी टैक्स, ये क्या बात हुआ? सॉल्ट टैक्स खत्म होना चाहिए। देखो, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था तो इसी चीज़ पे ना हुआ था। तो तीसरा क्या है? देखो कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। जो अनफेयर टैरिफ है, देखो अनफेयर टैरिफ लग रहा था ना भारत में, बाहर का सामान आराम से आ जा रहा था भारत में, बट इंडिया का सामान बाहर नहीं जा पा रहा था। इस तरह का जो मोनोपोली है टैरिफ का, वो खत्म होना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी सब खत्म होना चाहिए। जो वर्किंग कंडीशन है हमारे इंडियंस का, जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होना चाहिए, प्लांटेशन लेबर का, समझ गए ना? हाँ, इसके लिए भारत सरकार उस समय का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है एड दे, सपोर्ट दे। मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए और होम चार्जेस कट होना चाहिए। होम चार्जेस कट का मतलब जो पैसा यहाँ से जो बह रहा है। अब बताओ, उसके बाद एक प्रोविजन आया था, जो SOS बनेगा वो भी इंडियन एक्सचेकर से पैसा दिया जाएगा, यानी कि फॉरेन जो ब्रिटिश ऑफिशियल है उसको पैसा दे रहे हैं हम, और हमारा पैसा कितना बाहर जा रहा है वो कट होना चाहिए, समझ गए ना? हाँ, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन क्या है कि काउंसिल एक्सपांशन होना चाहिए। देखो काउंसिल का बात था, लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ना चाहिए, बात समझे? तो देखो इसका बात भी माना गया ना स्टूडेंट, याद करो 1893 का वो इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया, 92 का 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट आया ना, पहली बार इलेक्शन का प्रोसेस आया था, भले ही इंडायरेक्ट इलेक्शन हो, इसी की वजह से हुआ था। दूसरी बात है 909 में मॉडल मीडिया रिफॉर्म्स बहुत कुछ हुआ था, सब मॉडरेट्स का देन है वो सब चीज़, बात समझे? सब मॉडरेट्स का देन है। देखो, तो काउंसिल का एक्सपांसन होना चाहिए ताकि इंडियंस भी ज़्यादा हो उसमें, काउंसिल में रिफॉर्म होने चाहिए, है ना, अधिक से अधिक। देखो फाइनेंस पे काम होना चाहिए, इंडियंस को मौका मिलना चाहिए, बजट पे कंट्रोल होना चाहिए। पहले शुरू में क्या था कि बजट पे आप बस पार्टिसिपेट कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो, सॉरी बोल सकते हो, वोट नहीं कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट था आपका। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। हाँ, तो देखो उसके बाद स्लोगन दे दिया, जैसे अमेरिकन जो 13 कॉलोनीज ने जो स्लोगन दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये स्लोगन यहाँ पे भी दिया गया कि हम ऐसे टैक्स नहीं देने वाले जब तक हमारा बात नहीं सुना जाए मिनी लेजिस्लेचर में, यानी कि विधानसभा में, बात समझे? और हाँ, सेल्फ गवर्नमेंट ये बोल रहा है, वही सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कि उस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। कनाडा में क्या था, ब्रिटिश भले ऊपर से रूल करे मगर नीचे खुद वहाँ के लोग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा था, ऊपर से भले ही ब्रिटिश करे मगर नीचे खुद कौन कर रहा था, वहाँ के लोग कर रहे थे। तो इंडिया में भी तो वही डोमिनियन स्टेटस का बात कर रहे हैं, उनका एम क्या था, डोमिनियन स्टेटस, तो ये मांग उठ रहा है, ठीक है। सिविल राइट्स डोमेन देखो, सिविल राइट्स डोमेन में क्या है कि बिल्कुल सिविल राइट्स मिलना चाहिए, हमें राइट टू स्पीच होना चाहिए, बात करने का अधिकार होना चाहिए, थॉट सोचने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का, फ्री प्रेस का होना चाहिए, बात समझे? ये डिमांड कर रहे हैं। देखो ना बच्चे लोग, क्या नहीं हुआ, लिटल लाया तो खत्म कर दिया गया ना, रिपर ने खत्म कर दिया ना उस चीज़ को, सब प्रेशर बनेगा आगे भी जाके। देखो, डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि सिविल राइट्स होना चाहिए, अरे फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को लेकर मांग हो रहा है। और हाँ,
हमारे जो इंडियंस लोग बाहर जो काम कर रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनीज में, तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। देखो इसी के लिए ना गांधी जी लड़े थे साउथ अफ्रीका में। हाँ, हमारे इंडियन वर्कर्स के लिए लड़े थे ना गांधी जी। बाहर कितना बाहर कंट्री में गया कि नहीं गया इंडियंस लोग काम करने के लिए लेबर के रूप में, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे क्या है कि सिविल सर्विस में ज़्यादा इंडियंस होने चाहिए, है ना। जुडिशरी को अलग करो एग्जीक्यूटिव से। हाँ, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी याद है ना, इंडियन जज भी होना चाहिए उसके अंदर। इंडियंस को हायर जॉब पे पहुंचना चाहिए, इंडियन वॉलंटियर्स ज़्यादा होने चाहिए, और इंडियंस के लिए वेलफेयर के लिए ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन के लिए। मैं जानते हो डायरकी भी गंदा चीज़ था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, जिसमें जानते हो डायरकी की वजह से क्या हुआ, एजुकेशन कहीं पे और फाइनेंस कहीं पे, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो आगे देखो इकोनॉमिक डोमेन और देख लो यहाँ पे। अब देखो कंट्रीब्यूशन, देखो कंट्रीब्यूशन बताओ, ये मॉडरेट्स लोग ही थे जिन्होंने एक थ्योरी दिया था, फॉरवर्ड ड्रेन थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेन थ्योरी कह सकते हो, सॉरी फॉरवर्ड बोल रहे हैं, ड्रेन थ्योरी और कोई नहीं, दादा भाई नारोजी दिए थे, और उन्होंने पूरा लेखा जोखा दिया था कि देखो इंडिया से कितना पैसा बाहर गया है। तो कह सकते हो कि यहाँ पे इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा भारत में। लोग सब अवेयर हो जाएंगे कि ये जो ब्रिटिश राज है अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे इस्टाब्लिश होकर बैठा हुआ है, ये इंडियन इंटरेस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत पैसा ले जा चुका है भारत से। तो थैंक्स टू ड्रेन थ्योरी में पूरा डिटेल्स में आंकड़ा पूरा दिया गया था कि इतना इतना साल ब्रिटिश रहा है, कितना पैसा ले गया है। ठीक है, देखो इसी देखो, इसलिए ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है मॉडरेट्स की वजह से, क्योंकि पता चल गया कि आखिर इस कंट्री में पॉवर्टी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। तो इसका पीछे जो रीजन है ब्रिटिश खुद है, ब्रिटिश की वजह से पॉवर्टी है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो चल ही रहा था हमारा बढ़िया से, हमारे फार्म में लोग खुशी थे, जजमानी सिस्टम बहुत बढ़िया से चल रहा था पहले। आज वो परमानेंट सेटलमेंट ला दिया, रोतवारी ला दिया, महलवारी ला दिया, है ना, इजादारी ला दिया, इसकी वजह से बर्बाद हो गया भारत। हाँ, नेशनलिस्ट देखो बोल रहे थे ना कि यस, क्या हमें काउंसिल को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि पॉपुलर ग्रीवेंसेस, जो लोगों का प्रॉब्लम्स है उसको उठाना है ना, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बात करना है, और गवर्नमेंट का पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को भी क्रिटिसाइज करना शुरू करो। ये कंट्रीब्यूशन है विद्यार्थी लोग, समझ रहे हो ना। पहले क्या था तुम्हारा डोमेन में क्या क्या राइट्स था, हाँ ये कंट्रीब्यूशन है, वो सब डिमांड्स है, जो दो पढ़े हैं हम लोग डिमांड्स पढ़े हैं, गौर करना भूल मत जाना। ये कंट्रीब्यूशन है कि क्या क्या करके क्या क्या सहयोग किया है। तो एक तो ड्रेन थ्योरी पुट किया, उसके बाद इंडियंस में कॉन्सिस्टेंस बढ़ा, है ना, पता चल गया इंडियंस को कि भाई ब्रिटिश राज ही क्या है, तुम्हारा रीज़न है पॉवर्टी और तुम्हारा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। नेशनलिस्ट लोग देखो फोरम क्रिएट करना शुरू कर दिए, अपना ग्रीवांसेस को उठाना शुरू कर दिए, इकोनॉमिक इश्यूज़ को उठाना शुरू कर दिए, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। ये तो बहुत ही अच्छा योगदान है। और देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट पे क्या योगदान रहेगा कि जो ब्यूरोक्रेसी जो बनाया ब्रिटिश ने, वो पूरा जुल्मी बना के नहीं बना, एक्सप्लॉयटेटिव बना, वो टाइनिकल बना, यानी कि इंडियंस को भलाई के लिए काम नहीं कर रहा था ये ब्यूरोक्रेसी। देखो ना जलियांवाला मासाकार में क्या हुआ, हर जगह देखो तो पुलिस ने दबाया हमारे, चाहे सीडिया में देखो चाहे एनसीएम में देखो। पुलिस चौकी जो गया था गोरखपुर में, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, तो वो भी तो पुलिस से डायरेक्ट भिड़ंत था। सीडिया में भी तुमको दिखेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिखेगा ये चीज़। जो ब्यूरोक्रेसी बनाया गया इनफैक्ट इंडियंस को रोकने के लिए बनाया गया, ये चीज़ का पोल पट्टी खोल दिया गया, है ना। और बोला कि आप जो जुडिशियल सिस्टम बना के दिए हो वो भी तो टाइम कंज्यूमिंग है, कितना समय लगता है, पिटिशन पे पिटिशन चल रहा है। बात समझे ना। ओपन क्रिटिसिज्म किया गया स्टूडेंट कि कितना बढ़िया तो इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी वाला इंडियन इकोनॉमी चल रहा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, एग्रीकल्चर था। आपने तो बर्बाद कर दिया, कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हो, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बना के भेज देते हो मार्केट, हमारा मार्केट तो पूरा बर्बाद कर दिया, है ना। एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को लेकर बताओ, अब ब्रिटिश इंडिया बर्मा से लड़ने की क्या जरूरत था, अफगानिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत है, आखिर पैसा यहीं का जाएगा वहाँ पे, हाँ हमारे इंडियन जाएंगे वहाँ मरेंगे। तो इस चीज़ को लेके भी एक बहुत बड़ा कह सकते हो कदम उठाया गया, कह सकते हो कंट्रीब्यूशन है कि लोगों को अवेयर करवाया गया। देखो ब्रिटिश जो है वो अपना हित देख रहा है जी। हाँ, अब देखो ये तीन चीज़ आया है, ये यहाँ पे समझो, होम चार्जेस, ड्रेन थ्योरी और कॉलोनियल इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर ये होम चार्ज का मतलब क्या है? होम चार्ज देखो 5 चीज़ से बना हुआ चीज़ है, जो कि इंडियन रेवेन्यू है, यानी कि इंडियन लोग ही दे रहे हैं, इंडिया से ही जनरेट हो रहा है पैसा। किस चीज़ के लिए? देखो इंडियन कोई कर्ज लिया गया, जैसे कर्ज लेती है ना, फिस्कल डिफिसिट होता है ना, तो कर्ज जो रकम चुकाया जाएगा इंडिया का सही चुकाया जाएगा। ब्रिटिश यदि कर्ज लेता है मार्केट से तो कहाँ से चुकाएगा? इंडियन रुपीज से ही चुकाएगा, इंडिया के धरती से ही पैसा चुकाया जाएगा। नंबर 1, इंटरेस्ट पेएबल ऑन इंडियन डेट। दूसरा क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शेयर होल्डर था, डिविडेंड था, सब इंडिया से जाता था पैसा। रेलवे में देखो, रेलवे में भी पैसा इंडिया से ही लगता था,
सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस जितना भी सब इंडिया से ही जाता था तुम्हारा। कोई चीज़ मान लो कि इंग्लैंड में परचेस किया गया, स्टोर परचेसेस, वो भी इंडिया से ही पैसा जा रहा था, चाहे पेंशन हो, चाहे SOS का तनख्वाह हो, या जो बड़े बड़े पोस्ट पे ब्रिटिश ऑफिसर, सब इंडिया से ही पैसा जा रहा है। हालांकि वो ब्रिटिश के लिए काम कर रहा है तो कायदे से इंग्लैंड से पैसा जाना चाहिए था उन लोग के लिए, मैं इंडिया से पैसा जा रहा है, डेट्स कॉल्ड होम चार्ज, इसी को होम चार्ज कहते हैं। इसका पोल पट्टी खोला है हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने। दूसरे देखो ट्रेन थ्योरी देखो, तो दादा भाई नारोजी अपना एक बहुत सुंदर किताब, जिस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ठीक है, अनब्रिटिश रूल, तो उन्होंने दादा भाई नारोजी ने ट्रेंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। उसमें यही बोला कि कितना देखिए ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन कितना हुआ है, कितना पैसा यहाँ से गया है, वही यही होम चार्जेस के बारे में पूरा बताए हैं। और उसके बाद देखो और भी बड़े बड़े लीडर्स आए, जैसे RC दत्त आए, D वाचा आए, तो इन्होंने भी ये चीज़ को साबित किया अलग अलग किताब लिख के कि देखिए जो दादा भाई नारोजी बोल रहे हैं वो करेक्ट बोल रहे हैं, सच में ही पैसा यहाँ से पूरा, क्योंकि 50 साल के 100 साल का वो आंकड़ा लेके आए सब। इसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म भारत में बनाया और लोगों को अवेयर हुआ कि देखो कितना पैसा ले गया है यहाँ से। कॉलोनी इकोनॉमी मतलब क्या कि बताओ, इंडिया का भी इतना सप्लाई होता था बाहर हमारा फिनिश प्रोडक्ट, देखो रॉ मटेरियल तक बन के रह गए हम लोग, बस केवल रॉ मटेरियल ही फूड स्टफ ही करेंगे। हाँ, अब फिनिश गुड्स आएगा तो ये इंडिया बहुत बड़ा मार्केट होगा उसका, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट तो क्या ब्रिटिश को फायदा होगा यहाँ पे, और इंडियंस को कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। डैट इज कॉल्ड कॉलोनियल इकोनॉमी। पहले क्या था, पहले एग्रीकल्चर हमारा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, तो इंडियंस को देख रहा था, इंडियंस का इकोनॉमी चला रहा था। बट जैसे कॉलोनियल इकोनॉमी बना तो केवल ब्रिटिश को फायदा। देखते हो कितना इंडस्ट्री बर्बाद हो गया हमारा। तो देखो बच्चे लोग, हाँ अचीवमेंट देखो, अचिसन कमीशन बना था ना सिविल सर्विस को लेके, यही कमीशन ने क्या किया था बच्चे लोग, 23 साल से फिर 19 साल कर दिया, 19 साल से फिर 23 साल कर दिया था, याद है ना, अचिसन कमीशन सिविल सर्विस रिलेटेड, लिखते रहो बैठ के वहाँ पे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पहली बार इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आया, भले ही इंडायरेक्ट इलेक्शन हो। इससे पहले जो 62 में था तो 4 आदमी चुन के जाता था, सब इंग्लिश था वो, पहली बार इंडियंस लोग जाएंगे। तो हाँ, एक रेजुलेशन पास हुआ था 1893 में वहाँ के लोकसभा में, यानी कि वहाँ के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, जहाँ पे ये बात रखा गया था कि यस सिविल सर्विस दोनों जगह होना चाहिए, इंडिया और तुम्हारा इंग्लैंड में दोनों जगह होना चाहिए, बात रखा गया था। जो लंदन में होता है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। ओबली कमीशन भी बनाया गया था 1895 में। ओबली कमीशन क्या है कि बेटर मैनेजमेंट, यानी कि भारत में जो पैसा खर्च हो रहा है वो बेटर तरीके से खर्च हो। इसका मतलब इसका प्रेशर दिख रहा है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का प्रेशर दिखा है तुमको ओबली कमीशन में। ओबली कमीशन इसलिए बनाया गया कि मेजर्स लिया जाए कैसे बेटर मैनेजमेंट हो एक्सपेंडिचर का। ऐसा नहीं कि पैसा भारत का है, पैसा तो बहाए जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हो सकता है, गलत बात है। इसलिए कमीशन बनाया गया वहाँ पे, बात समझो ना। तो इसका मतलब सब मॉडरेट्स का ये सफलता है कि मॉडरेट्स ने ये करके दिखाया है। आगे देखो, तो शुरुआत के जो मॉडरेट्स लोग हैं इसको किस तरह देखोगे, इवैल्यूएशन कैसे करोगे, इन्होंने क्या खोया क्या पाया, इनका अचीवमेंट क्या है। Their sustained effort and continuity in their actions enable a platform for the rise of modern, यानी कि इनका जो लगातार जो जुझारूपन से लड़ने वाला जो एटीट्यूड था, लिखने वाला, इसके वजह से एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और उसमें जो नेशनलिज्म उभर के आया उसी को हम बोलेंगे मॉडरेट नेशनलिज्म, क्योंकि उसमें तोड़ फाड़ का बात नहीं है, ये ट्रिपल P का बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मांग रखा जा रहा है, इसलिए मॉडरेट नेशनलिज्म पनपा है। देखो अब देखो तो करेगा क्या, फॉर पीपल के लिए क्या कि ट्रेनिंग वर्क देना, पॉलिटिकल वर्क कैसे क्या सिखाया जाए, मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ कैसे पॉपुलराइज किया जाए वो सब चीज़ सिखाना है ना। इसमें क्या है कि द पॉलिटिकल वर्क वाज बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज़, यहाँ सेंटीमेंट से नहीं चलता, यहाँ रिलीजन से नहीं चलता, यहाँ पे क्या है हार्ड रियलिटीज़ चलता है कि यही सत्य है। होता है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं, पहले ट्रेनिंग करो अच्छे से, जो मैटर है वो मैटर को उठाया जाएगा बढ़िया से, पीपल के लिए किया जा रहा है, पीपल का कॉज उठाया जा रहा है। हाँ ब्रिटिश के लिए देखो, ब्रिटिश का तो पोल पट्टी खोल दिया कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव है, ब्रिटिश सप्रेसिव है, ब्रिटिश बर्बाद किया, देखो पोल पट्टी खोल दिया। नेशनल बिल्डिंग के लिए देखो, एक आने वाले समय में कितना बड़ा नेशनल मूवमेंट होने वाला है इस प्लेटफॉर्म में, गांधी जी भी ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में, एक्सट्रीमिस्ट भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया मॉडरेट्स ने। हाँ, नेशनल अवेकनिंग का काम किया है, और ऑल्सो देखो बाद में देखो एबल टू प्रोपागेट एट इंडिया में इंडियन ही रूल करे, ये मैसेज दिया है इस प्लेटफॉर्म ने, इस मॉडरेट नेशनलिज्म ने। फेल्ड कहाँ रहा, फेल्ड सबसे बड़ा फेल्ड ये हुआ कि जो डेमोक्रेटिक बेस होना चाहिए, डेमोक्रेटिक मतलब क्या, इसमें हर तबका के लोग होना चाहिए, हर तबका के लोग नहीं जुड़ पाए इसमें, क्योंकि मास स्ट्रगल पे इनका बिलीव नहीं था, क्योंकि ये लोग को लगता था कि जो इंडिया में बहुत अभी डिवीजन सेक्शन, हाँ सोसाइटी का, अनएजुकेटेड लोग बहुत सारे हैं, पहले तो इन लोगों को सिखाना पड़ेगा तब ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि सोशल बेस बहुत कम था इनका, ठीक है, और इनका जो डिमांड था वो भी लिमिटेड था, और तरीका देखो ना, वो भी तरीका भी लिमिटेड तरीका है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, देखो यहाँ पे तो देखो लिमिटेशन, देखो वही लिमिटेशन बोला है कि मॉडरेट जो है कभी समझ नहीं पाया ब्रिटिश राज को अच्छे से, क्योंकि ब्रिटिश राज एक्सप्लॉयटेटिव था,
जबकि मॉडरेट्स क्या है, मॉडरेट्स उसको अपना इंस्पिरेशन मान रहा था, है ना, पॉलिटिकल गुरु मान रहा था, वेस्टर्न एजुकेशन में इतना बिलीव कर रहा था। तो ट्रू नेचर नहीं समझ पाया ब्रिटिश राज का मॉडरेट्स भी, ठीक है, कभी भी मासेस के रोल को अप्रिशिएट नहीं कर पाए ये लोग, ये प्रॉब्लम। और टाउन्स और सिटीज़ तक ही बात था इसका, जोग्राफिकल स्प्रेड जो होना चाहिए था मूवमेंट का वो नहीं हो पाया। दूसरी बात देखो, ये कॉन्फ्रेंस हॉल और डिस्कशन हॉल तक ही सीमित था। खाली हम भाषण करते रहेंगे हॉल में तो कहाँ से काम चलने वाला, ये स्ट्रगल है, आपको नीचे जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, वो नहीं हो पाया क्योंकि नेशनल एक्टिविटीज़ कहीं देखा, स्ट्रीट पर तो दिखा ही नहीं गया, वो तो एक्सट्रीमिस्ट लोग ले गए उस चीज़ को आगे। वो तो तुमको स्वदेशी मूवमेंट में समझ में आ जाएगा एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या किए थे। ये लोग केवल डिस्कशन कर रहे थे टेबल पर बैठ के, हॉल में बैठ के, तो वो भी काम नहीं किया। देखो टू पैसिफिस्ट, बहुत नरम, हद शांति वाले लोग सब थे। हाँ, इसलिए कई बार तो देखो वही, इसलिए प्रॉपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं कर पाते थे ब्रिटिश राज के ऊपर। दूसरी बात है, जो कॉमन आदमी का जो इश्यूज था वो इशू तो कभी उठाया ही नहीं। एक प्रॉब्लम ये भी कि सब अधिकतर लोग जमींदार लोग सब थे शुरुआत के, मॉडरेट्स लोग सब, तो जमींदार के विरोध में तो कोई मामला उठेगा नहीं, यदि उठाएगा तो दूसरा वाला उसको वो कर देगा। तो कॉमन आदमी का जो इशू था वो अधिकतर इशू नहीं उठा पाए, समझे। इसलिए कॉमन आदमी जो सफरिंग जो फेस कर रहा था वो लगातार फेस करते हुए गया है। आगे देखो बच्चे लोग, ख़त्म तो कर दिया, मैं यहाँ पे समझो कि क्यों डिमांड उठा गवर्नमेंट सर्विस में भी इंडियंस लोग ज़्यादा हो, सवाल ये है। तो इसमें 4 आंसर, ये मेंस राइटिंग में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह लिखना है, तरीका बता रहे। देखो, इकोनॉमिक ग्राउंड से जरूरी था, पॉलिटिकल ग्राउंड से जरूरी था, मॉरल ग्राउंड से जरूरी था और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड से भी जरूरी था। यानी 4 ग्राउंड से जरूरी है कि इंडियंस लोग ज़्यादातर सर्विस में रहे। पहले देखते हैं इकोनॉमिक ग्राउंड्स। देखो जाहिर सी बात है, हमें तो पता चल चुका है होम चार्जेस, इंडियंस लोग का पैसा कितना बाहर गया, ड्रेन थ्योरी से भी पता चला ना, दादाभाई नौरोजी का, उसके बाद आरसी दत्त और वाछा ने भी बता दिया था ये चीज़। तो होम चार्जेस, इकोनॉमिक जो ड्रेन हो रहा था, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को देखो बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रहा था, वही इंडियंस यदि बनते सिविल सर्वेंट तो उनको कम सैलरी मिलता और पैसा बच जाता भारत में। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्राउंड से भी जरूरी है कि इंडियंस लोग ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस में आए तो बेटर रहता, नंबर 1। नंबर 2 क्या, पॉलिटिकल ग्राउंड। देखो पॉलिटिकल ग्राउंड क्या है कि ये यदि इंडियंस लोग ज़्यादा आएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलेगा इंडियंस को, अपना बात रख पाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया में इंडियंस ही लोग को रूल करना चाहिए, मांग उठा ही रहे थे कि डोमिनेंट स्टेटस होना चाहिए, तो पॉलिटिकल ग्राउंड से भी इंडियंस को ज़्यादा आना चाहिए, शामिल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखो मोरल ग्राउंड्स में, मोरल ग्राउंड क्या है कि देखो ब्रिटिश ने कभी भी इंडियंस को सुपेरियर थोड़ी समझा, इन्फीरियर ही समझा है, अपने आप को हमेशा रेशियल सुप्रीमेसी दिखाता था ये लोग। तो इसे वही बोला कि इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था रेस के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे। जरूरी था कि इंडियंस लोग यदि एडमिनिस्ट्रेशन में आता तो संख्या बढ़ता, तो ट्रस्ट भी बढ़ता, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता। दूसरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को यदि रेस्पॉन्सिबल बनाना है तो ब्रिटिश थोड़े कभी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, इंडियंस ही इंडियंस का हाल जाने ठीक से। तो इसलिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे भी इंडियंस लोग को ज़्यादा आना चाहिए था गवर्नमेंट सर्विस में, मॉरल ग्राउंड्स पे भी इंडियंस लोग को ज़्यादा आना चाहिए था, पॉलिटिकल ग्राउंड से भी इंडियंस लोग को ज़्यादा आना चाहिए था, और इकोनॉमिक ग्राउंड से भी ज़्यादा आना चाहिए था। समझ गए ना, क्वेश्चन इस तरह भी फ्रेम किया जा सकता है यूपीएससी में। आगे देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेथड यूज़ किया शुरुआत के अर्ली कांग्रेसमैन ने, जो मॉडरेट्स ने, क्यों ऐसा, हाँ वाई। तो देखो पहले समझो कि कंपोजिशन क्या था शुरुआत के मॉडरेट्स का। देखो शुरुआत के जितने भी कांग्रेस लीडर सब थे वो सब प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हुए थे, और सब के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन का चीज़ था, वही एंग्लाइज्ड पर्सनल लाइफ स्टाइल था, सब इंग्लिश पढ़ के आए हैं, सब वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ के आए हैं, नंबर 1। दूसरी बात है कि ब्रिटिश से काफ़ी प्रभावित थे, ब्रिटिश का जो ट्रिपल वाला जो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन तरीका, उससे काफ़ी प्रभावित थे ये लोग। ये पिटिशन देंगे, ब्रिटिश दे देगा हमको, है ना, इस तरह डिमांड भरना पड़ता है। तो पॉजिटिव परसेप्शन था ब्रिटिश को लेके मॉडरेट्स के मन के अंदर, एंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिश को परसुएट करना है बोल बोल के। हाँ देखो पॉलिटिक्स क्या था उसके, देखो पॉलिटिक्स एक तरह से टाइम अफेयर्स था उन लोग के लिए, मतलब ऐसा नहीं कहते 24/7 नहीं पॉलिटिक्स चल रहा था इन लोग का, बस लिख रहे थे, चैम्बर में बैठ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हो गया खत्म। स्ट्रीट पे तो हमने देखा कभी गए नहीं लोग सब, तो ये भी प्रॉब्लम। तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन तरीका अपनाया गया, तो कह सकते हो कि एक तो तरीका ही आपका मॉडरेट वाला है, स्ट्रीट पे जाने का बात नहीं है, डिस्कशन हॉल तक ही बात है। कंपोजिशन देखो खुद पढ़े लिखे लोग सब है, इंग्लिश एजुकेशन से काफ़ी प्रभावित लोग हैं, पॉलिटिकल गुरु मान रहे हैं, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तरीका ही अपना है, क्योंकि वही चीज़ तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया है भारत में। कंप्लीटेड।